हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं हेमंत केसरवानी और आज हम लोग मीटर सेतु के बारे में पढ़ने वाले हैं। मीटर सेतु क्या होता है, इसका उपयोग क्या है, ये किस सिद्धांत पर आधारित है और इसकी संरचना कैसी होती है, इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के अंत तक मिल जाएगा। इसलिए मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए, तभी चीजें आपको समझ में आएंगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मीटर सेतु क्या है इससे शुरुआत करते हैं। तो बहुत ही सरल और आसान शब्दों में मैं आप लोगों को बता दूं कि मीटर सेतु एक उपकरण है और इस उपकरण का उपयोग हम किस लिए करते हैं। इस उपकरण का उपयोग हम लोग किसी अज्ञात प्रतिरोध के मान को ज्ञात करने के लिए करते हैं। ऐसे समझिए कि अगर हमारे पास कोई तार है और उस तार का हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो जिस उपकरण की जरूरत पड़ेगी उस उपकरण को हम लोग मीटर सेतु कहते हैं। यानी हम लोग मीटर सेतु की सहायता से उस तार के प्रतिरोध को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आप लोगों ने फिजिक्स लैब में देखा होगा मीटर सेतु, ठीक है, स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हो। मीटर सेतु कुछ इसी प्रकार का होता है। तो चलिए यहां पर जिस प्रकार से मैं लिख रहा हूं इसी प्रकार से आप लोगों को भी अपनी कॉपी में लिख लेना है। तो लिखेंगे, यह एक ऐसा उपकरण है, यह एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से क्या कर सकते हैं हम लोग, जिसकी सहायता से हम किसी अज्ञात प्रतिरोध के मान को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो काफी आसान से शब्दों में लिखा गया है कि एक ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से हम किसी अज्ञात प्रतिरोध के मान को ज्ञात कर सकते हैं। वही क्या है हमारा, उस उपकरण का नाम क्या है, उस उपकरण का नाम मीटर सेतु है। अब बात आती है कि मीटर सेतु की संरचना कैसी होती है। तो अभी अभी आप लोगों ने मीटर सेतु का फोटो देखा, तो वही फोटो हम लोग यहां बनाने जा रहे हैं, लेकिन उसके हर एक भाग को अलग अलग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे बेसिक स्ट्रक्चर में जो सबसे शुरुआती उसका ढांचा होता है वो क्या होता है, लकड़ी का एक तख्ता होता है। क्या होता है, लकड़ी का एक तख्ता, मतलब लकड़ी का एक बोर्ड है। देखिए किस प्रकार का यहां पर मैं बना रहा हूं कि इस तरीके का लकड़ी का एक क्या होता है, बोर्ड होता है। ठीक है, आयताकार बोर्ड होता है। ठीक है, काफी ध्यान पूर्वक देखेंगे। इसी तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप अपनी कॉपी में भी क्या करना है, बनाना है, तभी आप लोगों का प्रैक्टिस हो सकेगा। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। YouTube पर हजारों वीडियो पड़े हुए हैं, ठीक है, लेकिन जब तक आप खुद से उसका प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको चीजें नहीं आएंगी। तो लकड़ी का ये एक बोर्ड है और इस लकड़ी के बोर्ड पर एक होता है मीटर पैमाना। मीटर पैमाना आपने देखा होगा, मीटर स्केल, जिसमें सेंटीमीटर 0 से लेके 100 सेंटीमीटर तक निशान बने होते हैं। तो एक मीटर पैमाना इसी लकड़ी के तख्ते पर लगा हुआ होता है। तो देखिए मैं भी उसको दिखा लेता हूं, मीटर पैमाने को भी। लकड़ी के इस तख्ते पर क्या लगा हुआ है, एक मीटर पैमाना कुछ इस प्रकार से आपका लगा हुआ है। ठीक है, अब इसमें निशान कहां से कहां तक है, 0 से लेके 100 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर तक का निशान है। मान लीजिए ये 0 सेंटीमीटर है आपका, ठीक है, फिर ये 10 हो गया, ठीक, 20, फिर उसके बाद 30, फिर 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, इस प्रकार से है। यहां पर बात क्लियर है। तो 100 तक यहां पर निशान बने हुए हैं। ठीक है, 100 सेंटीमीटर तक। अब क्या है कि इसी मीटर पैमाने के साथ 1 मीटर लंबा एक तार कसा हुआ होता है। ठीक है, तो देखिए यहां पर 2 बिंदु बना लीजिए, एक बिंदु A और यहां पर दूसरा बिंदु है ये C। इन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच
1 मीटर लंबा एक तार कसा हुआ होता है। ठीक है, इस प्रकार से मतलब मीटर पैमाने के साथ साथ क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच 1 मीटर लंबा एक तार कसा हुआ होता है। और ये तार जो होता है वो किस धातु का होता है, परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है। तो ये जो तार है वो मिश्र धातु कांस्टेंटन या मैग्नीन का होता है। किसका होता है, कांस्टेंटन या मैग्नीन वायर होता है। तो यहां पर हम लोग इसको लिख लेते हैं कि तार किस चीज का है बना हुआ, इस चीज को आपको याद रखना है क्योंकि ये परीक्षा में पूछा जाता है। तार जो होता है मिश्र धातु कांस्टेंटन या मैग्नीन का होता है। ठीक है, कांस्टेंटन या मैग्नीन, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये परीक्षा में बहुविकल्पी प्रश्न में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये तार 1 मीटर लंबा है और मीटर पैमाने के साथ लगा हुआ है। अब रही बात इसके आगे की, तो इसके आगे की बात ये है कि बिंदु ए पर आप देखोगे कि एक एल शेप का, एल अंग्रेजी वर्णमाला का जो लेटर है एल, उस एल शेप का एक कापर धातु की पत्ती जुड़ी होती है बिंदु ए से, जैसा कि मैं यहां पर बना रहा हूं ठीक इसी प्रकार से। ठीक है, आप देखो कि ये एल शेप का दिख रहा होगा, उल्टा एल आपको दिख रहा है कि नहीं। ठीक, तो इसी शेप का, इसी आकृति का धातु की, कापर धातु की एक पट्टी लगी हुई होती है जो कि बिंदु ए से जुड़ी होती है। ठीक, इसी तरीके का एक पट्टी बिंदु सी पर भी लगा हुआ होता है, तो उसको भी हम यहां पर भी दिखा लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जैसा कि बिंदु ए पर था ठीक वैसा ही बिंदु सी पर भी है, तो दोनों को हम लोग क्या कर लेते हैं, इस प्रकार से फोटो में दिखा लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहां तक। ठीक, अब आप देख रहे हो कि इन दोनों पट्टियों के बीच में कुछ खाली जगह बच रहा है। उस खाली जगह में एक दूसरी कापर की पट्टी लगी होती है, लेकिन अब ये एल शेप की नहीं होती, बिल्कुल सीधी होती है और दोनों पट्टियों के बीच रिक्त स्थान को छोड़ते हुए लगी होती है। देख रहे हो, कुछ इस प्रकार से, मतलब इधर कुछ रिक्त स्थान छोड़ना है, इधर कुछ रिक्त स्थान छोड़ना है और बचे हुए स्थान में क्या करना है, उस कापर धातु की पत्ती को लगा देना है। अब यहां पर आप देखो कि ये जो आपको काले काले डॉट दिख रहे हैं ना, ये सब जो आपको काले काले डॉट दिख रहे हैं, ये सब है क्या, ये सब पेच हैं। ये सब क्या है, पेच। इनको बोलते हैं संबंधक पेच। मतलब होता क्या है कि उसको स्क्रू जैसा होता है, उसको हम ढीला करके उसके चारों तरफ तार लपेट करके फिर कस सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने नॉर्मली देखा ही होगा, बल्ब होल्डर में भी होता है, नट होता है, उसको खोलते हो, उसमें तार लगा के फिर कस लेते हो। तो ये सब संबंधक पेच उसी तरीके से हैं। ठीक है, तो ये आपका बिंदु ए, ये सी, और इस बिंदु का नाम मैंने रख दिया डी। क्या रख दिया, डी। इस वाले बिंदु का नाम क्या रख दिया, डी। ठीक, अब आप देख रहे हो कि ये जो दो आपके स्थान छूटे हुए हैं, ये दो संबंधक पेच छूटे हुए हैं, तो इन दोनों के बीच में जोड़ा जाता है क्या, इन दोनों के बीच में जोड़ा जाता है आपका प्रतिरोध बॉक्स। ये प्रतिरोध बॉक्स क्या होता है, स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा होगा। इसमें क्या होता है, ढेर सारे अलग अलग मान के प्रतिरोध होते हैं। उस प्रतिरोध बॉक्स में से जो स्विच हम निकालेंगे, अगर 2 ओम वाला स्विच निकाल लिए तो आपका एक्टिव हो गया, कौन सा, 2 ओम परिपथ में एक्टिव हो जाएगा। अगर हम 4 ओम का निकाल लें, 5 ओम का निकाल लें, तो जितने ओम का स्विच निकालेंगे उतना ओम वो क्या हो जाएगा, आपका उस परिपथ में एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, रेजिस्टेंस बॉक्स है, जिसको प्रतिरोध बॉक्स कह रहे हैं। ठीक है, हिंदी में प्रतिरोध बॉक्स, इंग्लिश में रेजिस्टेंस बॉक्स। और ये जो पॉइंट आपका दिख रहा है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हम उस प्रतिरोध को लगाते हैं जिस प्रतिरोध का मान हमें ज्ञात करना होता है। यानी कि ये क्या है, आपका अज्ञात प्रतिरोध है, अज्ञात प्रतिरोध। ठीक है, इन बिंदुओं के बीच हम किसको लगा रहे हैं, अज्ञात प्रतिरोध को। इन बिंदुओं के बीच हम किसको लगा रहे हैं, प्रतिरोध बॉक्स को, प्रतिरोध बॉक्स। ठीक, अब क्या कर देते हैं, अब हमें चाहिए
इस उपकरण को चलाने के लिए, मतलब कि इस उपकरण को क्रियाशील करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो वो ऊर्जा कहाँ से मिलेगा? तो हम लोग जोड़ देंगे इसको एक सेल से। ठीक है, तो ये देखिए हमारा एक सेल है, एक सेल, और ये एक सेल जो है लगा हुआ है, ये हमारा है एक धारा नियंत्रक और एक कुंजी। धारा नियंत्रक क्या करेगा? धारा को कंट्रोल करने का कार्य करेगा, मतलब परिपथ में धारा का मान ज्यादा चाहिए, कम चाहिए, तो धारा नियंत्रक उसको कंट्रोल करेगा। तो ये आपका क्या है? सेल है, इसको हम कैपिटल ई से दिखा रहे हैं। ये हमारा क्या है? धारा नियंत्रक है, धारा नियंत्रक। ठीक, और ये क्या है? कुंजी है। क्या है आपका? कुंजी। ठीक है, इसको के से दिखा रहे हैं इस प्रकार से। ठीक, अब बिंदु डी को हम एक किससे जोड़ते हैं? धारा मापी या गैल्वानोमीटर से। ठीक, और गैल्वानोमीटर के सिरों के बीच हम एक शंट लगाते हैं। ये क्या है हमारा? शंट। अब ये शंट क्या होता है? तो शंट मैं आप लोगों को बता दूं कि एक प्रतिरोध ही होता है। इस प्रतिरोध का मान क्या होता है? बहुत कम। और उस प्रतिरोध को हम क्या करते हैं? धारा मापी जो है उसके कुंडली के साथ समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। तो उसी निम्न मान वाले प्रतिरोध को हम लोग शंट कहते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अगर धारा मापी में से बहुत ज्यादा करंट अगर चला गया तो धारा मापी की जो सुई है वो क्या हो सकती है? टूट सकती है, या कह लीजिए कि उसमें झटके में विक्षेपण होगा तो धारा मापी क्या हो सकती है? डैमेज हो सकती है। इसीलिए हम बहुत ही छोटे मान वाले प्रतिरोध को इसके समांतर क्रम में जब जोड़ देते हैं तो अधिक से अधिक धारा क्या होगी? इसी प्रतिरोध से होकर जाएगी, जिस कारण क्या होगा? धारा मापी में कम धारा जाएगी। जब कम धारा जाएगी तो भैया होगा क्या कि धारा मापी हमारा सुरक्षित रहेगा। तो शंट होता क्या है? साधारणतः शंट जो होता है एक बहुत ही निम्न मान का प्रतिरोध होता है जो कि धारा मापी या गैल्वानोमीटर के कुंडली के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, ताकि हम क्या कर सके? गैल्वानोमीटर को उच्च धारा के प्रभाव से नष्ट होने से बचा सके या खराब होने से बचा सके। ठीक है, तो इस प्रकार की व्यवस्था पूरी की पूरी हमारी मीटर सेतु की हो गई। अब क्या करते हैं कि इसका जो दूसरा भाग है इस आपके धारा मापी का, इसको हम लोग एक जाकी, सर्पी जाकी बोलिए, चाहे सर्पी आपका कुंजी बोल लीजिए। जॉकी का मतलब ये हो गया इस फिजिक्स में कि एक सर्पी आपका कुंजी है, मतलब कि उस कुंजी को हम लोग क्या कर सकते हैं? इस तार के ऊपर इधर उधर खिसका सकते हैं। ठीक है, इस जैसे ये मार्कर आप देख रहे हो इसी तरीके का होता है। ठीक, इसमें क्या होगा कि यहां पर एक संबंधक पेच लगा होगा और उसका कनेक्शन अंदर से आकर के आगे यहां पर देखोगे तो धातु का एक निडिल लगा हुआ होगा और उसका संबंध इसी धातु के निडिल से होगा। तो जब आप तार क्या करते हो? यहां से जोड़ देते हो संबंधक पेच पर, और ये क्या हो गया? संबंधक पेच से ये जुड़ा हुआ है आपका ये जो धातु का निडिल है। तो इस प्रकार आपका सर्किट पूरा हो गया। तो जब आप इसके ऊपर इधर उधर आसानी से खिसका सकते हो तो क्या होगा कि प्रतिरोध का मान बदलेगा। ठीक है, तो यही हमें यहाँ पर इसका उपयोग होता है। ये आपका क्या है? ये आपका सर्पी कुंजी है, सर्पी कुंजी। इसी को इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? जॉकी। यहां पर देखिए साइड में लिख देते हैं, क्या बोल देते हैं? जॉकी। ठीक है, तो ये वाला जो बिंदु है जहां पर हमने स्पर्श कराया है, इस बिंदु को हम लोग बी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? बी कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए कि ये संरचना हो गई। ये क्या हो गई? ये आपका मीटर सेतु का संरचना हो गया। अब मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो मीटर सेतु जो है व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। और ये व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। और अगर आप व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहां पर जितनी जरूरत है उसका हम वहां पर बता देते हैं यहां पर। ठीक है, तो देखिए व्हीटस्टोन सेतु में क्या होता था? 4 प्रतिरोध होते थे। कुल कितने प्रतिरोध होते थे? 4 प्रतिरोध। और उन चारों प्रतिरोधों को जोड़ करके कैसी आकृति दी जाती थी? एक चतुर्भुज जैसी आकृति दी जाती थी। तो देखिए हमारे पास 4 प्रतिरोध हैं। ये एक प्रतिरोध हो गया, ये दूसरा हो गया,
ये आपका तीसरा और ये आपका चौथा, और इन चारों को जोड़ करके मैंने एक चतुर्भुज जैसी आकृति बना ली। ठीक, अब क्या करना है कि चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं, एक विकर्ण के सिरों के बीच मैंने क्या जोड़ दिया, सेल जोड़ दिया, मतलब विभवांतर स्थापित कर दिया। ठीक है, और एक विकर्ण के सिरों के बीच मैंने क्या जोड़ दिया, धारा मापी जोड़ दिया। ठीक है, तो आपका देखिए ये वाला प्रतिरोध का नाम हम P रख दिए, इसका नाम Q रख दिए, इसका R और इसका S। ठीक है, तो R प्रतिरोध यहां पर परिवर्ती प्रतिरोध है, मतलब ऐसा प्रतिरोध जिसका मान क्या है, बदल सकता है, हम अपने अनुसार कम अधिक कर सकते हैं। और P और Q क्या है, ये आपके ज्ञात हैं, इन दोनों प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात है। और S क्या है, अज्ञात प्रतिरोध है, यानी इस अज्ञात प्रतिरोध का मान हमें ज्ञात करना। तो अगर हम इस परिवर्ती प्रतिरोध के मान को इस प्रकार बदलें कि इस वाले शाखा में जिसमें आपका धारामापी लगा हुआ है, उस धारामापी में आपका विक्षेप शून्य हो जाए, मतलब इस शाखा में धारा शून्य हो जाए, यानी जो आपका शाखा आपको दिख रहा है जिसमें आपका धारामापी लगा हुआ है, उस धारामापी में विक्षेप शून्य होने का मतलब यह हुआ कि इस शाखा में धारा शून्य हो गई। तो अगर ऐसा हो जाता है तो इन दोनों प्रतिरोधों का अनुपात यानी P/Q जो होगा वो इन दोनों प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होगा, यानी R/S के बराबर होगा। यही व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत था, तो इसी सिद्धांत का उपयोग हम लोग यहाँ करने वाले हैं। ठीक है, तो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर ही आधारित ये उपकरण है मीटर सेतु। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो आपका B और D के बीच में जो लगा हुआ आपका धारामापी है, यानी B और D के शाखा के बीच में जो धारामापी है, उस धारामापी में जब शून्य विक्षेप की स्थिति होगी, कब शून्य विक्षेप की स्थिति होगी, जब आप सर्पी कुंजी को तार AC के ऊपर इधर उधर खिसकाते हो तो क्या होगा कि एक ऐसी बिंदु मिलेगा जहां पर क्या होगा कि इस धारामापी में विक्षेप शून्य हो जाएगा। तो जब विक्षेप शून्य हुआ तो उस स्थिति में इन दोनों प्रतिरोधों का अनुपात इस तार के प्रतिरोध और इस तार के प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होगा। तो भैया जो AB भाग है, तार का जो भाग AB है, उसका प्रतिरोध कितना मैंने माना है, P माना है, और उसकी लंबाई को आप मान लो कि कितनी लंबाई है, x लंबाई है, स्मॉल x। और जो तार का भाग आपका BC है उसका प्रतिरोध Q माना है, और उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 100 - x हो जाएगी। क्यों 100 - x होगी, क्योंकि पूरे तार की लंबाई 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर है। तो जब इतने भाग की लंबाई को मैं x सेंटीमीटर मान लूंगा तो शेष बचे हुए भाग की लंबाई 100 - x सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो P का मान कितना होगा, तो P बराबर जो होगा ρL/A से, तो L कितना है, ये x है, तो x/A। आपको सूत्र पता होगा, प्रतिरोध R बराबर ρL/A। ठीक है, तो R क्या है, यहाँ पर P के बराबर है, क्योंकि हमने इस भाग का प्रतिरोध को ही P मान लिया है। ज्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है कि P क्यों ले रहे हैं, P इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इस भाग के प्रतिरोध R को मैंने P मान लिया है। ठीक है, तो ये समीकरण 1 हो गया। अब इस वाले भाग का जो प्रतिरोध Q है वो कितना होगा, तो Q बराबर रो, यहां से यहां तक की दूरी, तो दूरी कितनी है, 100 - x, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तो पूरे तार का क्या है, एक जैसा है, इसीलिए इसका भी आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A और इसका भी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A। तो ये समीकरण 2 हो गया। दोनों समीकरणों को हम भाग दे देते हैं, तो P/Q कितना मिल जाता है, रो से कैंसिल, A से कैंसिल, तो आएगा x/100 - x। ये इस प्रकार से हमें मिल जाएगा। तो इस तार पर जो दो भागों में तार बट गया, उन दोनों भागों का जो प्रतिरोधों का अनुपात होगा P/Q वो इतने के बराबर होगा। ठीक है, अब व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लगाते हैं। तो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से, ठीक है, तो व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या था कि इन दोनों प्रतिरोधों का अनुपात इन दोनों प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर था, P/Q बराबर R/S। तो आप यहां देख रहे हो कि विकर्ण के दोनों साइड वाले जो प्रतिरोध है, हाँ, जिसमें आपका धारामापी लगा हुआ है, उस धारामापी वाले
भाग के दोनों साइड में जो आपके प्रतिरोध हैं उन प्रतिरोधों का अनुपात यानी P और Q, ठीक है। तो P बाई Q, और इसके ऊपर वाले भाग में भी देखेंगे तो दोनों साइड के प्रतिरोधों का अनुपात R बाई S के बराबर होगा, ठीक। तो P बाई Q का मान हमें क्या मिला, X बाई 100 माइनस X, यही मान हमने क्या कर दिया, यहां पर रख दिया, तो यही हमारा R बाई S आ गया, ठीक है। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, अथवा करके हम लिख सकते हैं, हमें चूंकि किसका मान ज्ञात करना है, S का, तो S के पदों में लिख देते हैं। तो S बराबर जो हो जाता है आपका R इंटू 100 माइनस X बटे X, ठीक है। तो इस सूत्र की सहायता से आप इस अज्ञात प्रतिरोध या ये जो तार आपने यहां पर लगाया था उस तार के प्रतिरोध को आसानी से ज्ञात कर सकते हो। क्या करोगे, आप मीटर पैमाने में इस दूरी को देखोगे कि ये कितनी दूरी है। मान लो 20 सेंटीमीटर है तो x के स्थान पर आप 20 सेंटीमीटर रख लोगे, और 100 माइनस x यानी 100 माइनस x करोगे तो कितना होगा, 20 घटाओगे 100 में से 80 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदल करके जब आप रखोगे तो यहां पर s का मान मिल जाएगा। और ये r कहां से मिलेगा, r यहां से मिलेगा। प्रतिरोध बॉक्स में जो प्रतिरोध आप निकालोगे उस प्रतिरोध को तो आप जानते होगे, क्योंकि जो स्विच आप निकालते हो उस स्विच पर लिखा हुआ होता है कि ये 5 ओम का प्रतिरोध है, 10 ओम का प्रतिरोध है, 1 ओम का प्रतिरोध है। तो इस प्रकार से आप इस सूत्र में जितनी भी राशियां हैं, जितनी भी क्वांटिटीज हैं, वो इस मीटर सेतु की सहायता से देख सकते हो। और जब देख लोगे, यहां पर मान रखोगे तो S जो अज्ञात प्रतिरोध है उसका मान ज्ञात कर लोगे। तो इस प्रकार से मीटर सेतु के बारे में हम लोग समझ सकते हैं, वो क्या है, वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, मीटर सेतु की संरचना कैसी होती है, इन सारे बातों के बारे में आप लोग जान जाते हो। अब इस पर आधारित बोर्ड परीक्षा में कुछ आंकिक प्रश्न भी पूछे जाते हैं और काफी आसान होते हैं। इसी सूत्र की सहायता से आसानी से उन प्रश्नों को हल किया जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग करने का प्रयास कीजिएगा। और अगर आप लोग चाहते हो कि आंकिक प्रश्न पे भी वीडियो हम बनाएं तो कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा। और यहाँ तक की चीजें आप लोगों को समझ में आ गई तो आप सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ जुड़िए। रेगुलर आप लोगों को वीडियोस चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूंगा। अब मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।